क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा। हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिल की ओर, बढ़ते रहें बस मंजिल की ओर। हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। प्यारे मित्र, वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वॉइस। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपको इसके प्रीवियस पार्ट में आपको आर्टिकल का एक सेमेस्टर दिया था, एक चैप्टर पढ़ाया था जो महज 7 या 8 मिनट की वीडियो रही होगी। और उसके पहले मैंने आपको टेंस के बारे में बताया है। बच्चों, हमने एक दिन गैप करके वॉइस इसलिए शुरू किया क्योंकि हमने आपको बताया था कि बच्चों, जिन्होंने अभी तक टेंस के बारे में विधिवत नहीं पढ़ा है, आप लोग जाके पिछले वीडियोस में टेंस को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप वॉइस पढ़ने वाले हैं और वॉइस ये टेंस से रिलेटेड है और ये टेंस के अंतर्गत ही आता है। इसलिए प्यार बच्चों, आप लोग अभी तक जिन्होंने टेंस को ढंग से नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा है, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार पुनः टेंस को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको टेंस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्यार बच्चों, अगर नहीं पढ़े हैं आप लोग टेंस, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सो गाइज, मुझे पता है कि आप लोग मेहनत करने वाले बच्चे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉइस के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चों की वॉइस क्या होता है, तो आप कहेंगे वर्ब इन रिलेशन टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो आप कहेंगे सर, एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में क्या करता है, संबंध दर्शाता है। या ये कह सकते हैं वर्ब का वह फॉर्म, हिंदी का परिभाषा बोलते हैं, हिंदी डेफिनेशन बोलेंगे तो आप बच्चों कहेंगे कि वर्ब का वह फॉर्म जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है। वर्ब का ऐसा फॉर्म जो यह आपको दर्शाएगा, यह अभिव्यक्त करेगा कि सब्जेक्ट कोई कार्य स्वयं करेगा। अगर वो स्वयं नहीं करेगा तो सब्जेक्ट जो है किसी दूसरे के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगेगा। अर्थात जैसे कह लिया जाए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक सार्थक स्टडी सेंटर में पढ़ा रहा हूं, यहां पर पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, इसके जो ऑनर हैं वो दारा सर हैं। अगर मैं बात करूं कि चाहे वो कोई कार्य करते हैं तो वो डूअर हो जाएंगे, अर्थात वो सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि वो किसी काम को नहीं कर रहे हैं, अगर उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं और उनकी टीम से जुड़ा हुआ हूं, मैं कोई कार्य कर रहा हूं, तो मेरे द्वारा किए गए कार्य का चाहे काम अच्छा करूंगा या बुरा करूंगा, यदि अच्छा करूंगा या बुरा करूंगा तो मेरे कार्य का परिणाम इस चैनल को भोगना होगा, अर्थात दारा सर को सहना होगा। तो बच्चों, ये क्या हो जाता है, यही एक टाइप की वॉइस की परिभाषा हो जाती है। तो हमने यही कहा आपको कि वर्ब का वह फॉर्म जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट या तो कुछ करता है, अगर वो कुछ नहीं करता तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, किसी दूसरे वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम अपने ऊपर ले लेता है। तो प्यारे बच्चे, इसी को आप क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। अब बात करते हैं वॉइस होता कितना है, कितने टाइप का होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा वॉइस जो है, सबसे पहले तो आप जान लें कि वॉइस में आपको पढ़ना क्या है। वॉइस में आप एक ऐसे वर्ब के बारे में पढ़ेंगे जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने पढ़ना है इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो प्यारे बच्चों, आपको ट्रांजिटिव का तो बन जाएगा। जब भी आप ट्रांजिटिव का कोई भी पैसिव वॉइस सीखेंगे, कोई भी पैसिव वॉइस बनाना चाहेंगे, तो ट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस तो आसानी से बन जाएगा। बट क्या इंट्रांजिटिव का बनेगा? इंट्रांजिटिव का प्यारे बच्चों, जैसे मैं कहूं राम प्लेस, राम वॉक्स ना, और जैसे कह दिया जाए
फ्लू अवे। ये तमाम प्रकार की चीजें जिसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, अर्थात दो में से एक चीज ऐसी होगी जिसको हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, वो चीज इसमें नहीं आएगी। तो मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूं थोड़ा सा इसमें, सो इसलिए इसको पहले गौर से देख लेते हैं, उसके बाद ही आप इसके नेक्स्ट पार्ट पर चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं वॉइस की। तो हमने आपको बताया कि वॉइस वो है जो स्वयं कुछ करेगा, अगर वो स्वयं कुछ नहीं करेगा तब भी दूसरों के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम अपने ऊपर ले लेगा, उसी को आप कहेंगे वॉइस। तो आप बात करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में इसके, तो इसमें हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? इसमें हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें हो जाता है क्या बच्चे? ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं। कितने वॉइस होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब के प्यारे बच्चे दो वॉइस होते हैं। फर्स्ट वॉइस होता है एक्टिव वॉइस। फर्स्ट को क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। और सेकंड को बच्चे कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। बात समझ आ रही है आपको? अब आप जो एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं उसको हिंदी में कहते हैं कृतवाच, और पैसिव वॉइस को बच्चे कहते हैं कर्मवाच। क्या बोलते हैं? कर्मवाच। ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसलिए आप लोग ध्यान से जो है इस चैप्टर को पढ़ें। क्योंकि बच्चों, आपको ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम सिर्फ इसी चैप्टर से आते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से बहुत अधिक आते हैं। चाहे वो एसएससी लेवल का एग्जाम होगा या फिर फाउंडेशन बेस का एग्जाम होगा, किसी भी एग्जाम में आप देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अक्सर आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे भी हमने यहाँ भी कहा, हमने कहा ट्रांजिटिव वर्ब के दो वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के दो पैसिव वॉइस होते हैं। कौन कौन से दो वॉइस होते हैं? एक तो होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। हमने कहा ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं बच्चे, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। इतना समय आया। अब अगर आपसे बात किया जाए कि बच्चे एक्टिव वॉइस की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस, तो आप कहेंगे सर, मैं आपको पहले इंग्लिश की इसकी परिभाषा कह दूं। जैसे कह दूं, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। कहने का मतलब ये होता है बच्चे कि किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। किसी वर्ब को क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। लेकिन कब कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट रूप में कुछ करता है। जब कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगा, वो सब्जेक्ट के पद पर रहकर कोई कार्य करेगा, तो उसे क्या कहेंगे बच्चे? उसे हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। जैसे बच्चे बोल दिया जाए आई राइट अ लेटर, क्या बोल दिया जाए? बोल दिया जाए कह दिया जाए आई राइट अ लेटर। तो बच्चे ध्यान से देखिए, बोला गया कि मैं पत्र लिखता हूं। क्या बोला गया? मैं पत्र लिखता हूं। तो पहली चीज क्या है? ये आई। तो बच्चे ये आई आपका जो सब्जेक्ट है, आई क्या है? ये जो सब्जेक्ट है, इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, इसको आप जान रहे हैं, ये कर्ता रूपी चीज है, कर्ता में काम कर रहा है। तो बच्चे इसी को आप क्या बोलेंगे? इसी को आप बोलेंगे एक्टिव वॉइस। इसी को क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। लेकिन बच्चे हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। किसकी बात करते हैं? हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। तो पैसिव वॉइस में आप कहेंगे अ वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट does not act by suffer the action done by something या someone। फिर से सुन लीजिए, a verb is said to be in the passive voice when the person or thing denoted by the subject does not act by suffer the action done by something या someone। कहने का मतलब बच्चे, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, हमने कहा था किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट रूप में या पैसिव वॉइस में तब कहा जाता है जब कर्ता कार्य नहीं करता है, लेकिन किसी व्यक्ति या किसी के द्वारा समथिंग या समवन, समवन मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा या समथिंग किसी वस्तु के द्वारा। हमने यही कहा किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के द्वारा
किए गए कार्य का परिणाम जब भोगता है, किए गए कार्य का परिणाम जब सब्जेक्ट क्या करता है बच्चे, भोगता है, तो उसी को आप क्या नाम देते हैं, पैसिव वॉइस नाम देते हैं। उसी को आप क्या नाम देते हैं, पैसिव वॉइस नाम देते हैं। इतना बच्चे बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई जी। तो आगे हम देखते हैं। अच्छा, हमने कहा आपको जब इसकी परिभाषा बताई, अब इसमें आपको हम क्या देते हैं, ट्रांसलेशन। जैसे हम इसका एक एग्जांपल दे दें, कह दिया जाए आ लेटर इज रिटन बाय मी, क्या कहा जाए, आ लेटर इज रिटन बाय मी, अर्थात बोला गया कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। क्या बोला गया बच्चे, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, अभी आपको हमने कहा, इसके पहले हमने कहा जब किसी वाक्य में कर्ता कुछ करेगा, क्या करेगा, कर्ता कुछ करेगा, तो उसे आप कह देंगे एक्टिव वॉइस। लेकिन बच्चे जब कर्ता किसी काम के परिणाम को या किसी के द्वारा किए गए काम के परिणाम को क्या करेगा, अपने ऊपर सफर करेगा, अपने ऊपर झेलेगा, अपने ऊपर उसको अपनाएगा, तो प्यारे बच्चे उसी को हम क्या नाम देते हैं, पैसिव वॉइस का। तो अभी इसके पहले हमने आपको कहा कि आई राइट आ लेटर, फिर अभी हमने उसी को तुरंत जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, यानी कि आ लेटर इज रिटन बाय मी। तो प्यारे बच्चे मतलब ये होता है कि उसमें जब हमने पढ़ा, उसमें देखा कि ये जो मी है ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा था और ये एक्टिव वॉइस में था। तो प्यारे बच्चे अभी पैसिव वॉइस में है, तो इधर जो आ लेटर है, ध्यान से देखिए कि इसी को हमने क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया, अर्थात आई को हमने मी का रूप दे दिया और ये जो यहां पर आ लेटर था उसको हमने सब्जेक्ट का रूप दे दिया। मतलब ये कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया और ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया बच्चे, सब्जेक्ट कर दिया। इतनी सी बात समझ में आई। तो बच्चों वो था एक्टिव, ये था पैसिव, वो था एक्टिव, ये क्या है, पैसिव। बात समझ आया। अब देखते हैं, अब बात इसमें करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब आप पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। ऐसी कौन सी कंडीशंस होगी जब आप बच्चे पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। तो हमने आपको कहा कि जब आप ट्रांजिटिव के वर्ब को पढ़ते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब के जो वॉइस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। बट जो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, आपने ट्रांजिटिव के बारे में तो देख लिया, एक्टिव या पैसिव हो गया, तो इसके बाद कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो अब इनट्रांजिटिव की बच्चे बात करते हैं, तो इनट्रांजिटिव वर्ब वो चीज होती है जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। जी हाँ जी, फिर से समझ लीजिए कि इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। जैसे बच्चे कहा जाता है आई स्लीप, क्या कह दिया जाए, आई स्लीप, मैं सोता हूं। ही गोज टू स्कूल डेली, क्या बोल दिया था बच्चे, ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। और बोल दिया जाए बच्चे बर्ड्स फ्लाई, क्या बोल दिया जाए, बर्ड्स फ्लाई, अर्थात चिड़िया उड़ती है। चिड़िया क्या करती है बच्चे, चिड़िया उड़ती है। तो ये सारी चीजें क्या है, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाएंगी। इसी में आपको देखना है, इसी में बच्चे देखना है आपको जो ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये तीन टाइप के होते हैं। तो प्यारे बच्चे हमने बात किया जब ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कहीं पे आएंगे तो आपको इनके भी पैसिव वॉइस नहीं बनाने हैं। और दूसरी चीज इसी में है कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाना है। तो ध्यान दें कि 3 और प्लस 1 कितने हुए, 4 टेंस ऐसे होते हैं बच्चे जिसको आपका पैसिव वॉइस नहीं बनाना है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर चलिए ठीक है, ये तो वो बात हो गई जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, लेकिन अब ऐसा क्या है जिसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है। जी हाँ, आपके मन में सही सवाल उठ रहे हैं और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। बच्चे आपको पैसिव वॉइस बनाना है सिर्फ 8 टेंस का। कितने टेंस का बनाना है, पैसिव वॉइस सिर्फ आपको 8 टेंस का बनाना है। फिर से समझ लीजिए, पैसिव वॉइस आपको सिर्फ 8 टेंस का बनाना है। पहला कौन सा बनाना है, पहला आपको बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बनाना है बच्चे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसके साथ पैसिव वॉइस में आपने वर्ब यूज करनी है इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिए। दूसरी बच्चे आपको बनानी है सिंपल पास्ट। क्या बनाना है,
सिंपल पास्ट का। तो इसमें आपको क्या लगाना है बच्चे, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाना है भैया, आप बोलो, यही लगाना है, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो नेक्स्ट है वो होता है बच्चे सिंपल फ्यूचर। किसकी बात करते हैं, वो होता है बच्चे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसमें आपको जोड़ना है शैल या विल, इन सभी के साथ आपको बी लगाना है। इनके साथ क्या लगाना है, बी लगाना है। फिर हम बात करते हैं इसके कॉन्टिन्यूअस की। तो जैसे आपने कहा सिंपल प्रेजेंट, अब क्या करना है, ये तो तीन हुए, फिर इसी में चौथा जो टेंस आता है वो हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। किसका होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बच्चे। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप जोड़ेंगे तो ध्यान दें कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी में एक चीज आपको बढ़ा के लिख दी जाएगी, वो क्या होता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या जोड़ दिया जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दें। और इसी तरह पास्ट में हो जाएगा। जब पास्ट में आप पांचवा करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें भी बच्चे हो जाएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिए, इसमें भी हो जाएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतने समय आई। अब देखिए इसके अतिरिक्त बचते हैं तीन, जिसको आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से, पास्ट परफेक्ट के नाम से और फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नाम से। तो ये जो तीन टेंस है बच्चे, इन सब के साथ आपको जोड़ना है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन सब के साथ आपको क्या जोड़ना है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा बच्चे, समझ में आ रहा है, बोलो जी। चलिए आगे देखते हैं। और ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है बच्चे कि जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ध्यान दें कि पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहली प्रक्रिया ये कि आपको कर्ता और कर्म में आपस में क्या करना है, बदलाव करने हैं। अर्थात इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब कर्ता और कर्म को आपस में क्या करना है, बदलना है। कर्ता और कर्म को अर्थात सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पे बदलने हैं। पहली प्रक्रिया आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिए बच्चे, क्योंकि आपके लिए आसान होगा। अगर आप वैसे सुनते जाएंगे तो शायद आप भूल जाएं, या फिर स्क्रीनशॉट करते जाएंगे। ध्यान दीजिए इस बात को। आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको करना है इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये पहली प्रक्रिया बच्चे। अब दूसरा क्या है, दूसरे में आपको क्या करना है, दूसरे में आपको पैसिव वॉइस में नए सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अर्थात आप देखते हैं कि जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप बदलेंगे आपस में, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दूसरी प्रक्रिया बच्चों ये है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थात जो ऑब्जेक्ट नया सब्जेक्ट का रूप लेगा, पैसिव वॉइस में उस नए सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, न्यू सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, एक्सिलरी वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, न्यू सब्जेक्ट के साथ आपको क्या जोड़ना बच्चा, एक्सिलरी वर्ब जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एक्सिलरी वर्ब जोड़ना है। ध्यान दीजिए इस चीज को, आप भूलिएगा मत। आगे देखते हैं यार बच्चे, हम इसी में आपसे आगे बात करने वाले हैं। फिर हमने कहा इसमें जो है जो वर्ब होगी वो सदैव कौन से फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। जो इसमें वर्ब होगी बच्चे, वर्ब जो होगी वो ऑलवेज अर्थात हमेशा किसमें होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगी। ये किसमें होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगी। अब बात किया गया बच्चे कि जब कोई नया ऑब्जेक्ट सामने आया, जब कोई क्या आया बच्चे, जब कोई नया ऑब्जेक्ट आपके सामने आया, तो नए ऑब्जेक्ट के साथ आपने क्या जोड़ने हैं, नए ऑब्जेक्ट के साथ बच्चे आपको इसमें जो है प्रीपोजिशन बाई का यूज करना है। क्या यूज करना है, आपको प्रीपोजिशन बाई का यूज उस नए ऑब्जेक्ट के पहले कर देना है। अर्थात जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूप लिया है, उसी ऑब्जेक्ट के पहले आपको क्या लगा देना है बच्चे, क्या लगा देना है, बोलिए, उसी ऑब्जेक्ट के पहले आपने क्या जोड़ना है, बाई जोड़ना है। इतनी बात समझ आई, बोलिए, इतनी सी बात समझ में आई, जी हाँ।
इतनी सी बच्चे बात समझ में आई। चलिए आगे हम इसी में देखते हैं। देखिए बच्चे, हमने आपको फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने कहा इसमें पहली प्रक्रिया क्या करनी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बदलाव करने हैं, और दूसरी प्रक्रिया ये है कि नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग में भी यूज करनी है। तीसरी प्रक्रिया ये हुई कि आपको सदैव क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। किसमें, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर हमने जो चौथी प्रक्रिया बताई, हमने ये कहा कि जो नया ऑब्जेक्ट होगा उस नए ऑब्जेक्ट के पहले आपने क्या जोड़ना है बच्चे, उस नए ऑब्जेक्ट के पहले आपने क्या जोड़ने हैं, उस नए ऑब्जेक्ट के पहले आपने जोड़ना है प्रीपोजिशन बाय। बात समझ। फिर क्या होता है अगली प्रक्रिया में, आप जानते हैं कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जब किसी आप सेंटेंस को क्या करते हैं बच्चे, और किसी भी सेंटेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान देना होगा कि उसमें जो प्रयुक्त वाक्य होगा उसके टेंस, सेंस या नेचर, अर्थात कह दिया जाए उसकी रूपरेखा में, या ये कह लिया उसके अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। जैसे बच्चे हमने आपको स्टार्ट में कहा गया कि मैं पत्र लिखता हूं, मैंने क्या बोला, मैं पत्र लिखता हूं, अर्थात आई राइट अ लेटर। लेकिन बच्चे इसी में बोल दिया गया कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, अर्थात अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो बच्चे क्या, अब ध्यान दें कि क्या इसके सेंस में कोई बदलाव हुआ है, भाई सेंस में बदलाव हुआ है, बोले नहीं भाई। क्या यहां बोला गया कि मैं पत्र लिखता हूं तो पत्र मैं लिख रहा हूं, तो बच्चे क्या इसमें कोई दूसरा लिखना शुरू कर दिया है क्या, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यहां क्या कर रहा हूं, यहां भी मैं ही लिख रहा हूं और यहां भी मैं ही लिख रहा हूं। बात सुना। तो इसलिए हमने कहा कि जब आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा बच्चे कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय कभी भी इसके टेंस, सेंस या नेचर में कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इतनी सी बात समझ में आई। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में क्या होगा बच्चे, आप ध्यान दीजिए कि जब कभी भी एक्टिव के किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट के साथ, जब किसी भी वाक्य में एक्टिव के साथ, अर्थात एक्टिव के किसी भी वाक्य में किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, चाहे कोई एडवर्ब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार का क्या आ जाएगा बच्चे, एडवर्ब आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा या कोई आर्टिकल आ जाएगा, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनको कभी भी उनसे अलग नहीं किया जाता है, बल्कि इन सबको साथ में लिखा जाता है। इतनी समझ में आई बात बच्चे, बोलिए इतनी बात समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं, जब आप बनाते हैं एक्टिव से पैसिव तो हमने आपको कहा आप चेंज करते हैं किसको, सब्जेक्ट को, किसको, सब्जेक्ट को किसमें चेंज करते हैं बच्चे, ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ध्यान दें, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, चेंज क्या होगा बच्चे, जब सब्जेक्ट आपका आई होगा तो आपको इसको बदलना है मी में। ध्यान दीजिए, जब वी होगा तो आपको इसको बदलना है अस में, जब यू होगा तो बच्चे आपको इसको यू ही कर देना, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। जब दे होगा तो बच्चे इसको आपको बदलना है देम में। ध्यान दें, दे को किसमें बदलना है, देम में। इट को बच्चे बदलना है इट्स में, किसमें बदलना है, इट्स में। ही को बदलना है बच्चे हिम में, किसमें बदलना है, हिम में। फिर बच्चे बात करते हैं हम सी की, तो सी को बदलेंगे आप किसमें, हर में। बात में आया, बोले बात में आया। आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, दे को देम में, इट को इट्स में, ही को हिम में, सी को हर में। इतनी बात समझ आई। तो ये आप बनाते हैं जब एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, आपको भी सिखाएंगे ये भी हम कि आपको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाना है, हिंदी वाक्य के पैसिव वॉइस आपको किस तरह ट्रांसलेट करने हैं। ये सारी बात बच्चे आज हम जो है आपको धीरे धीरे करके इसी चैप्टर के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे। पर अभी जो बहुत जरूरी चीजें हैं इन सबको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बात में आया। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहें तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा वाक्य, ध्यान दें। लेकिन उसके पहले मैं साइड में कुछ ट्रिक लिखना चाहता हूं। चलिए
जब बच्चे वाक्य में V1 आएगा तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जब V2 आएगा तो आपको जोड़ना है वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब बच्चे V3 आएगा तो आपको जोड़ना है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब V4 आएगा आपको जोड़ना है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब बच्चे V5 आएगा, क्या आएगा, V5 आएगा तो आपको जोड़ना है इज, एम, आर। अब ये ग्राफ आपका क्या है, कैसा है, तो बच्चे मैं आपको बताऊं कि V1 अर्थात जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाती है तो उसमें जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पैसिव बनाते समय आपको इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब जोड़नी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। V2 क्या है बच्चे, जब वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। V3 क्या है बच्चे, आपको बताया गया जितने टाइप्स के परफेक्ट टेंस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा, सभी के साथ आपको जोड़ना है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं V4 की। V4 क्या है, ये एक बी क्रिया है, अर्थात ये कह लिया जाए इज, एम, आर चाहे आए, चाहे वाज या वर आए, चाहे इज, एम, आर आए, चाहे वाज या वर आए, तो बच्चे आपको क्या जोड़ना है, इसके साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ना है। समझ में आ रहा है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ना है। इतनी सी बात समझ में आई। अब V5 क्या है बच्चे, V5 होता है बच्चों जो V5 आएगा, क्या आएगा, जो V5 आएगा, V5 क्या होता है, जब वर्ब में S या ES जुड़ता है तो उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ब की पांचवी फॉर्म। जब वर्ब की पांचवी फॉर्म आएगी तो आपको जोड़ना है इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको क्या जोड़ना है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको क्या जोड़ना है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी सी बात बच्चे समझ में आई। चलिए इतनी सी बात समझ में आई। आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दिया जाए। फिलहाल लॉकडाउन में आप जानते हैं शादी विवाह नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बारात में लेके चल रहा हूं बच्चे। ये ऐसी बारात है जहां पे आपको पूरी खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसलिए आप ध्यान दें कि एक्टिव बराबर होता है बच्चे दुल्हन का घर अर्थात दूल्हे की ससुराल। एक्टिव बराबर क्या होता है बच्चे, दुल्हन का घर या दूल्हे की ससुराल। लेकिन पैसिव क्या होता है, पैसिव होता है बच्चे दुल्हन का ससुराल अर्थात दूल्हे का घर। तो बच्चे काल्पनिक चीजें हम मानते हैं कि हम बारात में पहुंच चुके हैं। देखिए ये जस्ट केवल एक जो है पढ़ाई का टॉपिक है और इसमें सिर्फ ट्रिक के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूं, इसलिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा। हमने कहा एक्टिव बराबर होता है दुल्हन का घर अर्थात दूल्हे की ससुराल। फिर हमने बात किया पैसिव बराबर दुल्हन का ससुराल हो गया अर्थात दूल्हे का घर हो गया। तो आप सोच रहे हो सर ये क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं बच्चे। जैसे मैं कह दूं, मैं बोल दूं कि आई राइट अ लेटर, क्या बोला जाए, आई राइट अ लेटर। तो बच्चे ध्यान दीजिए कि आई और अ लेटर ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है। हमने आपको पहली प्रक्रिया इसमें बताई कि जब आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना है और ऑब्जेक्ट को बच्चे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, सब्जेक्ट करना है। चलिए हम प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अ लेटर, तो बच्चे हम अ लेटर कर देते हैं। हो गया इतना, हो गया इतना, समझ में आया। हमने क्या किया, लेटर को सब्जेक्ट का नाम दे दिया। अब हमने कहा इस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, या आप ये कह लीजिए कि जब आप जानते हैं कि जब जो है किसी व्यक्ति की शादी होती है तो लड़की अपने साथ ढेर सारा दहेज भी लेकर आती है। आखिर आप देखें कि दहेज प्रथा जो है ये एक कहने का मतलब जुर्म भी होता है। सो आप लोग केवल एक इंजॉय कीजिएगा, पढ़ाई के ऊपर आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना। किसी भी तरह का निगेटिव कमेंट वीडियो में मत कीजिएगा। सो इसलिए केवल आप समझें या आपको समझाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। तो बच्चे क्या है कि आप जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है, अर्थात जब दुल्हन आती है तो ढेर सारा दहेज लेकर आती है। तो इस दुल्हन के साथ इसके पिताजी ने क्या भेजा है, इसके पिताजी ने इसके साथ भेजा है दहेज में इज, क्या भेजा है, इज।
ध्यान दें कि आ लेटर एक वचन होता है बच्चे, तो इसी के साथ आपको क्या जोड़ना है, इज जोड़ देना है। आपने आ लेटर इज कर दिया। तो बच्चों आपने देखा है कि जब किसी भी स्त्री का विवाह होता है, किसी भी गर्ल्स का विवाह होता है, तो उसकी जो है उसके नाम के पीछे उसके पति का सरनेम जुड़ जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रहा हूं सिर्फ। तो आपको क्या करना है, जब इनके साथ इनके पति का सरनेम जुड़ता है तो उसके नाम में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, परिवर्तन। तो अब जब इसके नाम में परिवर्तन होगा तो अर्थात ये जो वर्बवा है ये बच्चे क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये चेंज होकर कौन सा रूप ले लेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म की। किसकी रूप ले लेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चे आपको बता दें कि इसका थर्ड फॉर्म होता है राइट, रोट, रिटन। तो आपको कर देना है रिटन। आपको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। तो आ लेटर इज रिटन। बच्चे अब क्या हुआ, ये आई जब पीछे जाएगा तो हमने बताया है कि आई को आपको मी में बदलना है, लेकिन जब नया ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसी नए ऑब्जेक्ट साथ कुछ जोड़ना है। ध्यान दें कि जब आई को बच्चे हमने कहा लिया पीछे, तो ये बन गया मी। इतना सुना। तो बच्चे देखिए हम क्या करें, हम बारात गए हुए तो हम बारात से वापस आ रहे हैं, तो बारात का हम पैदल जाएंगे का, नहीं ना, बारात पैदल तो जाएंगे नहीं। हम जाएंगे कैसे, हम जाएंगे किसी गाड़ी से। तो हम गाड़ी से जाने के लिए प्रीपोजिशन यूज करते हैं बाई। तो अर्थात ये कह लिया गया कि नए ऑब्जेक्ट के पहले बच्चे आपने क्या जोड़ दिया, बाई जोड़ दिया। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया। तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिया तो आ लेटर हो गया, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब बच्चे जोड़ दिया, इज हो गई। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई बच्चे, रिटन हो गई। फिर बात करते हैं आई की, तो आई को हम पीछे लिख देते हैं बाई मी के साथ। इतनी सी बात समझ आई, ये पहला सेंटेंस है। चलिए इसी टाइप में एक आध सेंटेंस, दो सेंटेंस और दे देते हैं। बाकी के वीडियोस हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं इसी के, क्योंकि ये रूल थोड़ा लंबा है, इसलिए बच्चे आप लोगों को रूल याद करके आने हैं। यदि आप लोग रूल बढ़िया से याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, और मैं आसानी से आपको एक्टिव और पैसिव बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं पढ़ा दूंगा। तो ध्यान देते हैं, आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। जब नेक्स्ट हम कह दें किसी वाक्य को एक्टिव के, हम किसी भी वाक्य की बात करें, जैसे हम किसी भी टेंस से उठाएं, जैसे कह दिया गया ही बीट्स माई ब्रदर, ही बीट्स माई ब्रदर, अर्थात वह मेरे भाई को पीटता है। तो बच्चे हम इसी को क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। इसे क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो हमने फिर कहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो माई ब्रदर को क्या करो बच्चे, आगे कर दो। तो देखिए हमने कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी तरह का, चाहे पॉजेसिव होगा या फिर कह लिया जाए कोई एडजेक्टिव होगा, या कह लिया जाए कोई आर्टिकल होगा, और या कुछ भी होगा, अगर वो साथ में किसी ऑब्जेक्ट के आता है, किसी नाउन के साथ आता है, किसी प्रोनाउन के साथ आता है, तो जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो उसको आप अकेले नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमने माय ब्रदर को पूरा क्या कर लिया, आगे कर लिया। तो देखिए ब्रदर सिर्फ नाउन था, इसलिए हमने इसको पूरा माय ब्रदर उठाया और क्या किया, आगे कर दिया, क्योंकि बच्चे पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा। तो माय ब्रदर हो गया। अब माय ब्रदर इसमें क्या है, एक भाई का जिक्र है कि बहुत सारे भाई का जिक्र है, एक भाई का जिक्र है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये एस से आई एस अर्थात वर्ब की 5वीं फॉर्म आई है, तो इसी में से आपको क्या करना है, इज जोड़ देना है, अर्थात माय ब्रदर इज। अब बीट का थर्ड फॉर्म बच्चे हो जाएगा बीटन। क्या हो जाएगा, बीटन हो जाएगा। फिर बचे क्या, ही बचा, तो आप बच्चे इसमें कर देंगे बाई। समय ये केवल आसान सा एक तरीका है आज, और ये रूल है। बाकी इसके जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग विधिवत इसके ट्रांसलेशंस के बारे में जानने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स इसमें अभी हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। इसलिए बच्चे आप लोग कंटिन्यू वीडियो से जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों को शेयर करते रहें, बच्चों तक शेयर करते रहें, और पढ़ाई में आनंद लेते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बाकी मिलते हैं कल, धन्यवाद।